हेलो एवरीवन। जितने भी लोग आ चुके हैं एक बार हेलो सेंड कर दे। एम आई ऑडिबल क्लियरली? साउंड चेक करके बता दीजिए। चलिए आज हम डायरेक्ट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? पहला क्वेश्चन है, इसमें लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द वॉल्यूम which of the following gives the value of magnetic field due to a small current element according to Biot-Savart's law? जल्दी बताए, इस क्वेश्चन के लिए टाइम नहीं दूंगा, जल्दी 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 रिप्लाई करें। विच ऑप्शन इज करेक्ट? सी, ठीक है ना? सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड पीयूष, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, magnetic field at a distance r from an infinitely long straight conductor carrying steady current varies as। अगर एक स्ट्रेट वायर है और इस स्ट्रेट वायर में करंट I फ्लो हो रहा है तो इससे r डिस्टेंस पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उस मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला सोचो और इसका आंसर लिखो जल्दी। क्या होता है इसका फॉर्मूला? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। अब देखो R के साथ में इनवर्स रिलेशन है, दैट इज B ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड पीयूष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिए, इसमें लिखा है द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ डिस्टेंस R नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट करेंट कैरिंग वायर इज B। ठीक है, एक वायर है, इस वायर से कोई डिस्टेंस ले ली हमने R, यहां पर मैग्नेटिक फील्ड B है तो वो B कितना होगा? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr। ठीक है, अब क्या किया? डिस्टेंस को कर दिया आधा, है ना? द फील्ड एट अ डिस्टेंस r/2, r/2 मतलब यहां पर कहीं पर ये r/2 हो गया। r/2 होगा तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आएगा? B डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2πr अपॉन 2, अपॉन वाला 2 मैं ऊपर ले लेता हूं तो यहां से क्या आ जाएगा रिजल्ट? ये रिजल्ट बना B डैश इज इक्वल टू म्यू नॉट, नहीं मतलब ट्वाइस ऑफ B। सही है, ये म्यू नॉट I अपॉन 2πr की जगह तो B लिख सकते हैं तो 2B, यानी C ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? समझ आ रहा है? सही यस और नो? कौन कौन जुड़ गया है? जितने भी लोग जुड़ गए हैं सभी दोस्तों में लिंक शेयर कर दे लेक्चर की। चलिए नेक्स्ट लिखा है टू पैरेलल वायर्स कैरी करेंट I1 एंड I2, I1 इज ग्रेटर देन I2 व्हेन द करेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। देखो दो पैरेलल वायर है, इसमें करंट I1 है और ये दूसरा वायर, इसमें करंट I2 है। ठीक है, ये दो पैरेलल वायर है। अब इनके बीच में देखो यहां क्या लिखा है? व्हेन द करेंट्स आर इन द सेम डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन अगर सेम है, ठीक है, तो इसके बिल्कुल मिड में, बीच में, मतलब ये भी डिस्टेंस आर, ये भी डिस्टेंस आर, तब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना आता है? 10 माइक्रो टेस्ला। तो अब आप ध्यान से देखिए, एक वायर है, इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, दूसरा वायर इसी डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है। तो इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? है ना, मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? राइट हैंड पाम रूल लगाइए अंदर की तरफ, और इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। सही है, आया यहां तक समझ में? तो जब इस वाले वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ होगा, मतलब इससे मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा और इस वाले से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा। सही है, इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन नहीं है तो पूछे, अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए जल्दी से। तब यहां से हम क्या लिखेंगे? B1 माइनस B2 इज द नेट मैग्नेटिक फील्ड।
फॉर फर्स्ट कंडीशन विच इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई, ये तो कॉमन ले लिया। अंदर क्या बचेगा 1/r1 माइनस 1/r। क्या लिख रहा हूं यार, 2 मिनट रुको। ये गलत लिख रहा हूं, ध्यान से देखिए, मैं समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। तब b1 की वैल्यू क्या आएगी, b1 की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I1 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, सही है, और म्यू नॉट I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई r, सही है। अब म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r कॉमन ले लीजिए, तो म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r ये कॉमन आ गया। अंदर बचेगा I1 माइनस I2 विच इज इक्वल टू 10 माइक्रो टेस्ला। ठीक है भाई, ये इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत हो तो पूछो बेटा जल्दी से, इसमें इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं है, से यस और नो। इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं, जितने लोग जुड़ चुके एक बार हेलो सेंड कर दीजिए। आगे यहां तक समझ में? चलिए, अब क्या लिखा है यहां पर, इफ द डायरेक्शन ऑफ I2 इज रिवर्स्ड। अब हम क्या कर रहे हैं, I2 की डायरेक्शन को रिवर्स कर रहे हैं। जब I2 की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो देखो अभी अपवर्ड थी, अभी डाउनवर्ड आ गई, तो अब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो इनवर्ड रहेगा और इसका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड। जब इसका भी मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड हो जाएगा तो यहां से फिर से इक्वेशन बनेगी म्यू नॉट अपॉन 2 पाई r I1 प्लस I2 विच इज इक्वल टू 30 माइक्रो टेस्ला। सही है आयुष पटेल, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। आप इन दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड करने पर देखिए क्या आएगा आंसर। हमें I1 और I2 का रेशो निकालना है, ये देखो लास्ट लाइन में देखो इधर, तो इसका मतलब I1 प्लस I2 डिवाइडेड बाई I1 माइनस I2 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 10। अब यहां से क्या करेंगे हम, इस पर लगा दीजिए कंपोनेंडो इन डिविडेंडो। कंपोनेंडो इन डिविडेंडो क्या होता है मैं बहुत बार आपको पढ़ा चुका हूं, फिर से समझा देता हूं। I1 प्लस I2 और नीचे न्यूमिरेटर जो है उसको ऐड कर दीजिए I1 माइनस I2 और डिनोमिनेटर फिर से I1 प्लस I2 लिखिए और माइनस कर दीजिए I1 माइनस I2। मतलब न्यूमिरेटर में एक बार ऐड करना है डिनोमिनेटर को और न्यूमिरेटर में ही एक बार डिवाइड सब्ट्रैक्ट करना है डिनोमिनेटर को, और इस तरह से लिखना है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 30 प्लस 10 एंड 30 माइनस 10। इसको सॉल्व करेंगे तो देखो I2 से I2 कैंसल, 2I1 और डिवाइडेड बाई I1 से I1 कैंसल, I2 और I2 जुड़ जाएगा तो 2I2 इज इक्वल टू यहाँ पर 40 डिवाइडेड बाई 20 दैट इज 2 आ जाएगा आंसर, और यहाँ से 2 से 2 कैंसल। मतलब हमारा आंसर आ रहा है सी ऑप्शन। बी गलत है बेटा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट। देखो अगर यहां पर आपको कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो नहीं लगाना है तो सिंपली आप I1 माइनस I2 में 3 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसको इधर मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आपका आंसर क्या आएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। I1 अपॉन I2 आएगा 2, I1 अपॉन I2 कितना आएगा 2, 3 नहीं आएगा, 3 इज द रॉन्ग आंसर। देवांश, आयुष समझ में आ रहा है? इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा जल्दी से, कोई दिक्कत नहीं इतने पार्ट में। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, द करेंट इज फ्लोइंग इन साउथ डायरेक्शन। चलिए इस तरह के क्वेश्चन के लिए हम टाइमर लगाएंगे, जल्दी से आंसर लिखे, जल्दी से आंसर लिखे। द करेंट इज फ्लोइंग इन साउथ डायरेक्शन अलोंग अ पावर लाइन। ठीक है, याद रखिए हम जहां खड़े हो जाते डायरेक्शंस और ओरिजिन्स वहीं से शुरू होते हैं। हमारे राइट में ईस्ट है, लेफ्ट में वेस्ट है, राइट ईस्ट लेफ्ट वेस्ट। ठीक है, राइट ईस्ट लेफ्ट वेस्ट, सामने की तरफ नॉर्थ है, पीछे की तरफ साउथ है। अब क्या लिखा है यहां पर, साउथ डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, यानी सामने से करंट पीछे की तरफ जा रहा है, ये पीछे की तरफ करंट जा रहा है। अब हमें क्या करना है, द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अबव द पावर सप्लाई। अबव द पावर सप्लाई अगर हम बात करेंगे तो उंगलियों को ऊपर की तरफ खोल लीजिए, राइट हैंड पाम रूल लगाते वक्त, है ना। तो अब देखिए आपके राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ।
राइट से लेफ्ट की तरफ, राइट से लेफ्ट की तरफ। तो राइट में क्या था? ईस्ट, लेफ्ट में क्या है? वेस्ट। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। सही है? से यस और नो? इसका आंसर क्या आएगा? डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? टू इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन इंसुलेटेड स्ट्रेट वायर्स लाई इन द XY प्लेन अलोंग द X एंड Y एक्सीज। X और Y एक्सीज में इस तरह से लिखा है रेस्पेक्टिवली। ईच वायर कैरीज अ करेंट I रेस्पेक्टिवली इन द पॉजिटिव X डायरेक्शन एंड पॉजिटिव Y डायरेक्शन। मैं आपको समझा रहा हूं, डायग्राम बनाकर समझाता हूं, इसे ध्यान से देखिएगा। ये X डायरेक्शन हो गई, ये Y डायरेक्शन हो गई, ठीक है, ये XY प्लेन बन गया, ये X, ये Y। अब पॉजिटिव X डायरेक्शन में करंट है I और उतना ही करंट पॉजिटिव Y डायरेक्शन में है I। अब हमें वो पॉइंट फाइंड आउट करना है, वो पॉइंट्स फाइंड आउट करना है जिस पर लगने वाला नेट मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? 0। तो सोचिए, यहां पर अगर मैं कोई पॉइंट मार्क करता हूं और ये डिस्टेंस x ले लेता हूं और ये डिस्टेंस y ले लेता हूं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा, क्या इस पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लिखा जाएगा? देखो, जो अपवर्ड डायरेक्शन में मतलब y डायरेक्शन में करंट है, उससे यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? इनवर्ड। और इस वाले वायर से मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? आउटवर्ड। तो इसका मतलब इससे रहेगा इनवर्ड और इससे रहेगा आउटवर्ड। सही है? अब ध्यान से देखिए, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैंसल करेंगे। कब करेंगे? कंडीशन बनाते हैं B1 इक्वल टू B2। अगर मैं यहां लिखता हूं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई x और ये B1 आया है ना, और फिर लिखता हूं म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई y, तो सब कुछ कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ x और y बच जाएगा। 1/x इक्वल टू 1/y। इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? x इक्वल टू y, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। गॉट इट? ऑप्शन ए करेक्ट है। आया यहां तक समझ में? कोई डाउट हो तो पूछो बेटा जल्दी से। आगे देखें अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। द मैग्नेटिक फील्ड produced at the center of a current carrying circular coil of radius r is। एक सर्कुलर कॉइल है, ये सर्कुलर कॉइल, इस सर्कुलर कॉइल के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना होगा? ठीक है, आ रहा है समझ में? ये सर्कुलर कॉइल है मेरे पास में, इस कॉइल के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? अगर हम एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मतलब नहीं है, यहां पर आपको यह देखना है कि सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r, यही होता है। अब देखो r के साथ में मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन कैसा है? इनवर्स रिलेशन है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट है। वेरी गुड पीयूष, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है एन आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r सबटेंड्स एट एन एंगल π/2 एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रिंग, है ना। इट कैरीज अ करेंट I, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर विल बी। अब देखो इसमें बहुत सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए पूरे सर्कल की बात करते हैं, तो पूरे सर्कल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनता है वो बनता है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r। सही है, ये पूरे सर्कल के लिए मैग्नेटिक फील्ड है। तो थीटा एंगल के लिए कितना मैग्नेटिक फील्ड बनेगा? थीटा एंगल के लिए बनेगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2r मल्टीप्लाई थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। सही है, ये थीटा एंगल के लिए, फॉर थीटा एंगल। अब थीटा की जगह पर यहां क्या दे रखा है? π/2। π/2 मतलब इसका 1/4 कर दीजिए, तो म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 8r। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड देवांश एंड पीयूष, समझ आया? चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन है अ पार्टिकल कैरिंग अ चार्ज इक्वल टू 100 टाइम्स द चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन is rotating 1 rotation per second in a circular path of radius 0.8 मीटर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इसको। इसमें लिखा है
कि 100 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज है, तो Q इज इक्वल टू 100E, है ना। इसको कैसे लिखेंगे, 100 को मतलब 10 पावर 2, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19, ये इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है। इसका मतलब ये Q इज इक्वल टू 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17 कूलम हो जाएगा, इतना चार्ज बना। आ रहा है समझ में, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये लाइक करने लायक वीडियो चल रहा है तो एक बार लाइक ठोक दीजिए सभी लोग। तो चार्ज इतना आ गया। अब यहां पर क्या लिखा है, 1 सेकंड में ये सर्कुलर रिंग का पूरा घूम जाता है, एक सर्कल पूरा बना लेता है, ठीक है, पूरी रिंग बना लेता है 1 सेकंड में। तो इसका मतलब यहां पर करंट कितना आ जाएगा, 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17 अपॉन 1, दैट इज सेम एम्पियर। आ गया यहां तक समझ में। अब देखिए यहां पर क्या लिखा है, पर सेकेंड इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 0.8 मीटर द वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड एट द सेंटर। अब देखो यहां पर एक रिंग है, इस रिंग में ये चार्ज मूवमेंट कर रहा है, ये जो चार्ज है Q चार्ज, ये पूरा सर्कल बनाता है। तो इसके सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, है ना। अब सारी वैल्यूज इसके अंदर डाल दो और आंसर कैलकुलेट कर लो। तो म्यू नॉट I की जगह 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17 और अपॉन में आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 0.8 विच इज इक्वल टू 1.6, यानी हमारा आंसर आएगा म्यू नॉट और 10 पावर माइनस 17, दैट इज बी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट, आया समझ में। इतने पार्ट में अगर किसी को कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, तो आप पूछ सकते हैं। वेरी गुड, बी ऑप्शन इज करेक्ट। क्लियर है। अगला देखें, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, इन द फिगर देयर आर 2 सेमी सर्कल्स ऑफ रेडियाई R1 एंड R2 विच अप करेंट I इज फ्लोइंग, है ना। देखो दोनों में करंट कितना फ्लो हो रहा है, करंट I फ्लो हो रहा है ना। सिर्फ आयुष और देवांशी मैसेज कर रहे, चैट कर रहे, ऐसा क्यों भाई, सबको समझ में नहीं आ रहा। एक बार यस नो लिखे, यस सर, वेरी गुड। बीच बीच में अपने डाउट्स जो भी हो, जिस पर्टिकुलर टॉपिक का क्वेश्चन चल रहा है, अगर उसमें डाउट्स है तो बोल देना, मैं वो पर्टिकुलर टॉपिक आपको एक्सप्लेन कर दूंगा पूरा अच्छे से, ठीक है। चलिए क्वेश्चन क्या है, यहां पर क्वेश्चन है कि 2 सर्कुलर आर्क है, ठीक है। ये पहला सर्कुलर आर्क, तो बड़े वाले के लिए रेडियस है R1। सबसे पहले हम इतने पार्ट को कवर कर लेते हैं। तो B1 इज इक्वल टू कितना आएगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई, देखिए अब ये हाफ हो रहा है तो 4R, सही है, ये 4R1। अब देखो यहां पर जो करंट की डायरेक्शन है वो कैसी है, ऊपर की तरफ, मतलब क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज करंट है, इसका मतलब यहां पर मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड होगा। अब नीचे वाले आर्क की बात करते हैं। नीचे वाले आर्क के लिए अगर हम देखें तो रेडियस है R2 और करंट कंटिन्यूअसली सेम डायरेक्शन में चल रहा है, इसका मतलब यहां पर करंट की डायरेक्शन क्लॉकवाइज ही चल रही है, तो इसके लिए भी इनवर्ट। अब यहां पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस वाले वायर से, है ना, नीचे वाले आर्क से, तो B2 इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 4R2। अब देखो यहां पर एडिशन वाला पार्ट कहां पर नजर आ रहा है, इसमें नजर आ रहा है और इसमें नजर आ रहा है, तो ऐड होना है, इसका मतलब यहां पर अब आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, ऐड ही होना है। तो ये दोनों तो हो नहीं सकते। ये इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि इसमें R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इस वजह से ये भी नहीं हो सकता। इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। मैं आपको पूरा सॉल्व करके समझा देता हूं कि इसमें कैसे आया। B1 प्लस B2 लिखेंगे क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I अपॉन 4, है ना, और अंदर आएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। जब आप इसे सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा, R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई R1 R2, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड देवांश। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, ध्यान से देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें लिखा है अ करेंट ऑफ 0.1 एम्पियर सर्कुलेट्स अराउंड अ कॉइल ऑफ 100 टर्न्स। एक देखो एक कॉइल है जिसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, 100 है, 100 नंबर ऑफ टर्न्स है, एन कितना दे रखा है, 100। आगे क्या लिखा है, एंड हैविंग अ रेडियस
इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसकी रेडियस कितनी है? r इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। इसको अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं 0.05 मीटर। ठीक है भाई। आगे लिखा है इसमें द मैग्नेटिक फील्ड सेटअप एट द सेंटर ऑफ द कॉइल। चलिए मैं यहां पर टाइमर लगा रहा हूं, जल्दी से सॉल्व करके बताइए। जल्दी सभी का रिप्लाई आना चाहिए। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग रिप्लाई करें। पीयूष का आंसर आ गया ऑप्शन ए। हाँ भाई, देवांश, आयुष और भी जो लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग एक बार बता दीजिए और अपने सभी ग्रुप्स में इसको सेंड कर दीजिए। देवांश का सी आया। चलिए 20 सेकंड और है, जल्दी जल्दी जल्दी। ध्यान से देखिए, ये R है, ये 100 है। अब इसमें क्या लिखेंगे हम? B इज इक्वल टू म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2R, यही होता है। इसके साथ में नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल N को मल्टीप्लाई कर दीजिए। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, ऐसा लिखेंगे हम। देखो ये म्यू नॉट अपॉन 4 पाई लिखा, मल्टीप्लाई 4 पाई कर दीजिए। I की जगह पर हम क्या लिखेंगे? कितना करंट फ्लो हो रहा है? 0.1 एम्पियर। यहां पर 100 डाल दीजिए और अपॉन में क्या लिखेंगे? 0.05। सही है। इसको सॉल्व करते चले जाइए, आ जाएगा आंसर। ये 2 भी है साथ में। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा। करें इसे सॉल्व तो देखो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को क्या लिखेंगे? 10। तो ये 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 17, ये इतना पार्ट, ये इतना पार्ट, तो ये आ गया। सही है। अब यहां पर लिखेंगे 10 डिवाइडेड बाई 5 टू 10, 0.1, मतलब ये पॉइंट हटेगा 100। यहां पर 17 नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा, 7 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5। यह आंसर आएगा 4 पाई मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 5। टकला मतलब टेस्ला। सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? वेरी गुड, सभी लोगों का आंसर आ गया सी। वेरी गुड, बहुत खुशी की बात है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन है बिल्कुल बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसमें, सिंपल है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग हैविंग n टर्न्स एट अ डिस्टेंस x on its axis is proportional to। ध्यान से देखिए, एक रिंग है, रिंग से x डिस्टेंस पर जिसकी रेडियस r है, हमें मैग्नेटिक फील्ड अगर पता करना है तो कितना होता है? जल्दी बताएं। फॉर्मूला रिकॉल करो, आ जाएगा आंसर। आपको फॉर्मूला ही देखना है, फटाफट आंसर लिखना है। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई डॉट 2I A डिवाइडेड बाई क्या होता है? जल्दी बताएं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। सही है। फिर एक ही जगह पर अगर हम पाई आर स्क्वायर लिखेंगे तो एक ही जगह पाई आर स्क्वायर, बाकी की सब चीजें छोड़ रहा हूं। एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2। अब देख लीजिए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। सी ऑप्शन सही है, ठीक से चेक करो। सी ऑप्शन सही है। लक्ष्य वशिष्ठ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही है। आयुष नहीं, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है। लक्ष्य कल शाम की क्लास में क्यों नहीं थे, दोपहर की क्लास में? सभी लोग दोपहर की क्लास में भी जुड़े भाई। 3 से 5 फिर से क्लास रहेगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आज भी मिल जाएगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा है? अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल हैज रेडियस r। रेडियस कितनी है इसकी? r है।
इसमें लिखा है द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल ऑन द एक्सिस ऑफ द कॉइल वेयर द मैग्नेटिक इंडक्शन, वही मतलब मैग्नेटिक फील्ड, इज 1/8 ऑफ इट्स वैल्यू एट द सेंटर ऑफ द कॉइल इज। ध्यान से देखना है, हमें क्या निकालना है, हमें कैलकुलेट करना है कि x की वो डिस्टेंस जिस पर 1/8 टाइम्स ऑफ प्रीवियस रह जाता है मैग्नेटिक फील्ड। तो कैसे लिखेंगे इसे इस तरह से लिखेंगे कि म्यू नॉट अपॉन 4 डॉट 2i पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 1/8 टाइम्स ऑफ सेंटर पर जितना मैग्नेटिक फील्ड है। तो सेंटर पर में अच्छा कैपिटल आर चल रहा है, कैपिटल आर लिख दो भाई, ये कैपिटल आर, ठीक है। अब यहां पर क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई, ये आई कैपिटल ही 2r। समझ आया, सही यस और नो। अब इसे सॉल्व करना है तो देखो म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल, पाई से ये पाई कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल, ये 2 से ये 2 कैंसल, जो कुछ भी बच गया है वो लिखते जाओ। आई से ये आई कैंसल, म्यू नॉट से म्यू नॉट कैंसल हो गया, बचा है आर क्यूब और इक्वल में आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पावर है 3/2 और यहां पर ये जो 8 था ये 8 भी इधर आ जाएगा। ये 8r का इधर मल्टीप्लाई कर दिया तो 8r क्यूब बना और इधर मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 बना। सबसे पहले क्यूब निकाल लीजिए तो यहां पर बनेगा 2r। सही है, समझ आ रहा है, सही है और नो, स्पीड तेज तो नहीं है। 2r इज इक्वल टू यहां पर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये पावर 1/2। अब दोनों तरफ लगा दीजिए स्क्वायर, जब दोनों तरफ स्क्वायर लगाएंगे तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को इधर ले लीजिए, आर स्क्वायर को इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3r स्क्वायर। कैसे आएगा देखो 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर दैट इज 3r स्क्वायर, 3r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी x की वैल्यू आ जाएगी √3r। आया समझ में बेटा, कोई डाउट हो तो पूछे। इसका मतलब यहां पर ऑप्शन ए करेक्ट है। गॉट इट, इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो। ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ आया, एक बार यस नो लिखे जल्दी से, रिप्लाई करो भाई, रिप्लाई करो। आगे देखें, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल है तो जल्दी से लाइक ठोक दो। अच्छा, लक्ष्य को समझ में नहीं आया, चलिए लक्ष्य मैं एक और बार समझा रहा हूं आपके लिए, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड कुछ डिस्टेंस x पर उतना है, ये b उतना है जितना सेंटर पर होता है उसका आधा 1/8। सही है, ये क्वेश्चन है। तब हमें क्या कैलकुलेट करना है, तब हमें कैलकुलेट करना है कि ये जो x होगा, ये x जो है ये कितना होगा। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया, यहां पर b की वैल्यू डाली, ये b की वैल्यू डाली, जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला लिखकर वैल्यू डाल दो। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, सेंटर से x डिस्टेंस वाला, ये रहता है म्यू नॉट अपॉन 4 डॉट 2i पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 3/2 विच इज इक्वल टू 1/8 मल्टीप्लाई म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2r। जब हमने इसको कैंसिल करना शुरू किया तो क्या क्या बच गया, आर स्क्वायर बचा। देखो मैं एक स्टेप यहां पर लिख देता हूं, इसके बाद वाली आर स्क्वायर बना और अपॉन में एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर पावर 3/2 बना और इक्वल में क्या आएगा 1/8 और r। सही है, सिर्फ ये बना। लक्ष्य जल्दी से यस और नो लिख दो, इतना आया समझ में। ये 8r को इस तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, इस पार्ट को इधर मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया आंसर, है ना। इतना पार्ट समझ में आया। अब दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, क्यूब रूट निकाल दिया। इसका क्या कर दिया, क्यूब रूट। जब क्यूब रूट निकालेंगे तो यहां से 8 का क्यूब रूट क्या आएगा 2 और r क्यूब का क्यूब रूट r,
और यहां पर ये पावर 3 थी तो हट जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर पावर 1/2 बचेगा। सही है। अब क्या कर दिया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। जब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो 4r स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी यहां से आंसर आएगा 4r स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ये आर स्क्वायर इधर लेंगे ना तो 3r स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, एक्स स्क्वायर, यानी एक्स इक्वल टू √3r आ गया। समझ आया? सही यस और नो? एक बार यस नो लिखे जल्दी से, जिसको भी समझ में नहीं आया होगा मैं एक और बार समझाऊंगा, समझना बहुत जरूरी है क्योंकि मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन ही लेकर आया हूं आपके सामने। मैं वो फिजूल क्वेश्चन लेकर ही नहीं आया हूं जो हम बार बार पढ़ चुके हैं, ठीक है, जो बहुत बार आपने पढ़ लिया है वो नहीं, जिससे आपके फॉर्मूला कंसेप्ट सारे क्लियर हो जाए। मैं इसी तरह के क्वेश्चंस आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। आया इतना पार्ट समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन भी बहुत शानदार है, एनसीईआरटी बुक का सॉल्व्ड एग्जांपल है, ध्यान से देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर शोज द मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी मतलब मैग्नेटिक फील्ड है ना। बी एट द सेंटर आर फ्रॉम अ लॉन्ग स्ट्रेट रॉड कैरिंग अ स्टेडी करंट आई। देखो मैं समझाता हूं ये क्या है। एक आपके पास में रॉड है, मैं रॉड बनाकर बता रहा हूं। ये मान लो रॉड है, ठीक है। अब इस रॉड में यहां पर ये इसकी एक्सीस हो जाएगी। देखो मैं समझा रहा हूं, एक्सीस, ये इसकी एक्सीस हो गई एक्सीस, ये इसकी एक्सीस हो गई, ठीक भाई। इस एक्सीस से आर डिस्टेंस पर, अब आर डिस्टेंस यहां हो सकती है, आर डिस्टेंस यहां हो सकती है और आर डिस्टेंस यहां भी तो हो सकती है। समझ आ रहे हैं बात? इसका मतलब आपके पास में 3 रीजन आ जाएंगे। एक रीजन रिप्रेजेंट करेगा इनर, एक रीजन सरफेस पर और एक बाहर की तरफ। 3 अलग अलग लोकेशन आ जाएंगे। इन तीनों लोकेशन के लिए अगर हम सुटेबल ग्राफ देखें तो वो क्या बनता है। अगर आपने एनसीईआरटी बुक के इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को, जो प्रॉब्लम के फॉर्म में दे रखा था, उसे आपने ठीक से पढ़ा है तो उसमें आप पाएंगे कि जो इनर पार्ट होता है उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर होता है, इसमें मैक्सिमम हो जाता है। और बाहर की तरफ अगर हम देखते हैं यहां पर मैग्नेटिक फील्ड तो B इज इक्वल टू कितना, B इज प्रोपोर्शनल टू 1/r आता है। इसका मतलब लक्ष्य बिल्कुल सही है। वेरी गुड, आयुष को बिल्कुल समझ में आ गया। देवांश ने भी आंसर लिख दिया, बहुत बढ़िया, मजा आ गया भाई। डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। आगे देखें अगला क्वेश्चन। पीयूष बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, वेरी गुड वेरी गुड। मैं यही चाहता हूं कि इसी तरह से आप क्वेश्चन के आंसर्स रिप्लाई करते रहिए। ये 14th क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, इन यूजिंग एम्पियर्स लॉ टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड द लूप डेट इज टेकन इज। जब हम सोलेनॉइड वाला कैलकुलेशन करते हैं, सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए, है ना, ये देखो यहां लिखा है टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड अ स्ट्रेट लॉन्ग सोलेनॉइड, यानी एक सोलेनॉइड है, ये सोलेनॉइड, इस सोलेनॉइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड? मैग्नेटिक फील्ड होता है म्यू नॉट Ni, ठीक है। फॉर्मूला भी याद रखने में क्या दिक्कत है, ये इतना मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए ध्यान से समझिएगा, इस मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए आपने यहां पर एक एम्पीरियन लूप कंसीडर किया था। वो यही पूछ रहे कि एम्पीरियन लूप कैसा लिया था, अ सर्कुलर लूप कोएक्सियल विथ द सोलेनॉइड। तो क्या आपने लूप ऐसा लिया था? नो, ये भी नहीं, पहला ऑप्शन गया, पहले ऑप्शन का बिल्कुल गलत है ये आंसर, ठीक है, पहला ऑप्शन नहीं है, ए वाला नहीं। इसमें लिखा है अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द एक्सीस ऑफ द सोलेनॉइड। ये देखो ये सोलेनॉइड की एक्सीस है और आपने ऐसा लूप लिया था, मतलब इस तरह का लूप आपने कंसीडर किया था क्या? नहीं, ये भी गलत है, नहीं ये भी नहीं है। फिर अगला है अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ प्लेन कंटेनिंग द एक्सीस ऑफ द सोलेनॉइड। यस,
दिस इज करेक्ट। ऐसा ही लूप लिया था। अगर कुछ याद आ रहा है, स्कूल की क्लास याद कीजिए, आपकी कोचिंग की क्लास याद कीजिए, या मेरे लेक्चर्स याद कीजिए। मैंने आपको इसी तरीके से पढ़ाया था कि ये एक रेक्टेंगुलर लूप हमने कंसीडर किया था सोलेनॉइड के एक्सीस को कंटेन करने वाला, एक्सीस वाले प्लेन में। सही है, तो सी ऑप्शन मुझे लगता है कि ज्यादा सही है। टोटली विद इन द सोलेनॉइड, सॉरी यहां लिखा है टोटली विद इन द सोलेनॉइड, यानी ये भी गलत है। ये लिखा है बीइंग टोटली विद इन द सोलेनॉइड, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन देखिए, अ रेक्टेंगुलर लूप इन अ प्लेन कंटेनिंग द एक्सीस ऑफ सोलेनॉइड, द लूप being partly inside the solenoid and partly outside the solenoid, that is D option is correct. Very good, D option correct है। आया समझ में? Got it? D option is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। देखो इसमें लिखा है a strong magnetic field is applied on a stationary electron, then the electron moves in the direction of the field, moves in opposite direction of the field। फिर लिखा है remains stationary, start spinning। बताइए क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर क्या है? इस तरह के क्वेश्चन के लिए तो क्या है यार, जल्दी 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 रिप्लाई करो फटाफट। 10 सेकंड का टाइम मिलना चाहिए बस, इससे ज्यादा नहीं। बी ऑप्शन, पीयूष लिख रहा है बी, सॉरी आयुष ने लिखा, लक्ष्य ने लिखा ए, और कोई? पीयूष लिख रहा है ए। पीयूष कल शाम को ही हमने देखा था, कल दोपहर में मैंने जो क्लास ली थी उसमें बताया था कि जब चार्ज रेस्ट में हो, कितना ही ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दो, ये मैग्नेटिक फील्ड कितना ही अप्लाई कर दो, वो रेस्ट में ही रहेगा, उस पर फोर्स नहीं लगेगा। मैग्नेटिक फोर्स रिमेन जीरो, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स डिपेंड्स ऑन वेलोसिटी ऑल्सो, v क्रॉस b। तो v तो जीरो है, जब v जीरो है तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो होगा। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, रिमेन्स एट रेस्ट। वेरी गुड लक्ष्य, समझ आया? सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17th नंबर का क्वेश्चन है, अ पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q मूविंग विथ वेलोसिटी v एंटर्स अ रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंडक्शन b, देन इट्स पाथ इन द रीजन इज ऑलवेज सर्कुलर if v cross b is equal to 0, circular if v dot b is equal to 0, none of these। बताइए क्या होगा, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? चलिए क्वेश्चन को छोड़िए, क्वेश्चन को अलग हटा दीजिए। आप ये बताइए कि मैग्नेटिक फील्ड में जब कोई चार्ज पार्टिकल एंटर होता है v वेलोसिटी से, तो सर्कल कब डिस्क्राइब करता है? देखो ये मैग्नेटिक फील्ड है, नहीं ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड, और ये v वेलोसिटी है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये v वेलोसिटी है। जब चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री के एंगल पर एंटर होता है ना, 90 डिग्री के एंगल पर एंटर होता है, तब क्या बनाता है? सर्कल बनाता है। डरने की जरूरत ही नहीं है बेटा, 2 दिन का टाइम है, कम से कम, ज्यादा कुछ नहीं। तो एनसीईआरटी बुक में जितने क्वेश्चंस है उतने तो कंप्लीट कर ही लो। बस आपका मैं गारंटी लेता हूं कि 35 में से 25 प्लस ही मार्क्स आएंगे, माइनस में नहीं आएंगे। तो v डॉट बी सही आंसर है, क्योंकि v क्रॉस b सही आंसर है। नहीं, v डॉट बी सही आंसर है, क्योंकि v डॉट बी में होता है vb cos 90 की वैल्यू आ जाएगी 0, तो आंसर 0 आएगा। सी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, आया यहां तक समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18।
इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ स्पीड v, अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। याद रखिए ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब ही क्या होता है, ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब ही होता है कि उसमें 90 डिग्री का एंगल है। ट्रांसवर्स का दूसरा मतलब क्या निकालेंगे आप, 90 डिग्री। बात याद रख लीजिए, ब्रेन में बिठा लीजिए अच्छे से। आगे देखिए अगला, इसमें लिखा है यहां पर ध्यान से देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन इज मूविंग ऑन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर विथ वेलोसिटी v इन अ ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड B। E बाई एम रेशो हमें कैलकुलेट करना है, बताइए कैसे करेंगे, बताइए कैसे करेंगे। E बाई एम रेशो देखो mv स्क्वायर अपॉन r, ये लगेगा सेंट्रीपिटल फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड में अगर 90 डिग्री के एंगल पर जाएगा तो वो सर्कल बनाएगा, तो सर्कल बनाएगा तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा, क्यू वी बी। सही है, इतने पार्ट में कोई दिक्कत हो तो पूछो। अब यहां पर चार्ज की जगह पर इलेक्ट्रॉन लिख दीजिए, तो ये क्यू क्या बन जाएगा, ई वी बी। सही है, मैग्नेटिक, हम नेगेटिव पॉजिटिव साइन को इग्नोर करेंगे, हमें सिर्फ रेशो निकालना है, ठीक है। अब यहां पर एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, एक v से ये v कैंसल हो गया, हमें E बाई एम रेशो निकालना है, तो m को इधर ले लीजिए, b को इधर ले लीजिए, v अपॉन बी आर इज इक्वल टू E बाई एम। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन ए इज करेक्ट, v डिवाइडेड बाई बी आर। सही है, सही है सर नो। इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछे बेटा जल्दी से, इतने पार्ट में कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिए, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, देवांश भी लिख रहा है, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें लिखा है एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विथ इक्वल मोमेंटम एंटर परपेंडिकुलरली इनटू अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, देन द पाथ ऑफ प्रोटॉन शैल बी मोर कर्व्ड then of electron, the path of proton shall be less curved than that of electron, both are equally curved, both path of both will be straight line। देखो, an electron and a proton with equal momentum enter perpendicularly with uniform magnetic field, दोनों perpendicularly enter हो रहे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। तो जब हम पाथ की बात करते हैं तो पाथ मतलब सर रेडियस है ना, किसकी रेडियस ज्यादा होगी किसकी रेडियस कम होगी, ये देख लेते हैं कैसे निकालेंगे इसे। अभी हमने बताया एम वी स्क्वायर अपॉन आर इज इक्वल टू क्यू वी बी। इस फॉर्मूला को मत भूलिए, बहुत काम का है। v से v कैंसल कर दीजिए, तो एम वी अपॉन बी आ जाएगा और आर क्यू भी आएगा, है ना, इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू क्या आ गया, एम वी अपॉन क्यू बी। अब दोनों के लिए क्या है, ध्यान से देखिएगा, एन इलेक्ट्रॉन एंड अ प्रोटॉन विथ इक्वल मोमेंटम एंटर परपेंडिकुलरली इनटू द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दोनों का मोमेंटम सेम है, मैग्नेटिक फील्ड सेम है, और दोनों पर चार्ज भी तो सेम है। अरे मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है ना, दोनों पर मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज तो सेम है ना। जब दोनों का मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज सेम है, b सेम है, mv सेम है, तो रेडियस तो दोनों की सेम रहेगी। इसका मतलब बोथ आर इक्वली कर्व्ड। सही है, सही है सर नो। आया यहां तक समझ में? इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछो बेटा जल्दी से। जितने भी लोग जुड़ चुके हैं सभी लोग लाइक करते चले वीडियो को। आगे देखें, चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ चार्ज्ड पार्टिकल, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं इसको, दिखाई देता है। अ चार्ज पार्टिकल ट्रेवल्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ अ स्पीड v in a region where both electric and magnetic field are present. It follows that E equal to B and the two fields are perpendicular. A charged particle
ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विथ स्पीड e। ठीक है, इसमें लिखा है b e इक्वल टू वी बी एंड द टू फील्ड्स आर परपेंडिकुलर, b इज इक्वल टू वीई, b इज इक्वल टू, चलिए बताइए इसमें क्या है, इसका क्या रहेगा, फॉलोज, देखो वो सेम डायरेक्शन में चलता चला जा रहा है जबकि उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों है। अगर आपने वेलोसिटी सिलेक्टर नाम का टॉपिक पढ़ा है तो उस वेलोसिटी सिलेक्टर नाम के टॉपिक में आपने पढ़ा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से लगाया जाए कि दोनों परपेंडिकुलर हो और उसके अंदर कोई चार्ज पार्टिकल इंजेक्ट किया जाए और इस तरह से इंजेक्ट किया जाए कि दोनों उस पर लगने वाला नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बो जो बनता है जिसे हम लोरेंट्ज फोर्स कहते हैं। कैसे, क्या होता है लोरेंट्ज फोर्स, Fe प्लस Fm, इन दोनों का सम कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो यहां से जो रिजल्ट आता है वो आता है V इज इक्वल टू E अपॉन बी, यही निकाला था हमने। दिस इज कॉल्ड वेलोसिटी सिलेक्टर। अगर हम इस रिजल्ट को ध्यान से देखें तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। सही है, आया समझ में देवांश? ठीक से देखो बेटा, क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। अगला क्वेश्चन है 22, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए अगला क्वेश्चन है यहां पर, अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इन ठीक है, द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड एंड अलोंग द सेम पाथ विल बी, बताइए क्या होगा। अ प्रोटॉन ऑफ एनर्जी 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर पाथ में इतनी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है एक प्रोटॉन। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला अभी हमने देखा, K इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर होता है यहां पर, ये देखो आर स्क्वायर अपॉन 2m है ना, यही फॉर्मूला यहां पर यूज करेंगे। तो K इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, यहां से क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए, ये है 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल। अब Q की जगह पर क्या लिखेंगे, E स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन में लिखेंगे 2mp, प्रोटॉन की बात चल रही है ना इसलिए ये 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमारे पास में जो दूसरा पार्टिकल है वो है अल्फा पार्टिकल। अब जो अल्फा पार्टिकल है, ध्यान से देखिए, द एनर्जी ऑफ एन अल्फा पार्टिकल मूविंग इन द सेम मैग्नेटिक फील्ड। अब अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी, देखो K अल्फा इज इक्वल टू E कितना रहेगा अल्फा पार्टिकल पर, 2 चार्ज, 2 प्रोटॉन के बराबर चार्ज रहेगा, मतलब 2E का स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई तकरीबन इस पर प्रोटॉन का 4 टाइम्स फोर्स होता है, 4 टाइम्स मास होता है, तो 4mp। सही है, अब इसे सॉल्व कीजिए तो 2 2 4, ये 4 से 4 कैंसल, E स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई mp। आ गया है तक समझ में? इतने पार्ट में कोई अच्छा, यहां पर 2 भी है तो 2mp। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी बनेगी देखो वो तो सेम रहेगी, यानी kp के बराबर ही आ गई, सेम एनर्जी आ गई, मतलब कितना, 8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट है। समझ आया? से यस और नो? इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछे बेटा जल्दी से। नहीं है? आगे देखें, से यस और नो? सी ऑप्शन करेक्ट, वेरी गुड लक्ष्य। अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर 23 आ चुका है, ये 23। क्वेश्चन नंबर 23 ये कहता है, अ चार्ज्ड पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q डिस्क्राइब्स सर्कुलर मोशन ऑफ रेडियस r इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ b, द फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन इज, बताइए क्या रहेगी फ्रीक्वेंसी? ये कौन सा है? A charged particle of mass m and charge q describes circular motion of radius r in a uniform magnetic field of strength b, the frequency of revolution, बताइए क्या रहेगा? अरे साइक्लोट्रॉन की फ्रीक्वेंसी बताना है, जल्दी बताओ। F इज इक्वल टू QB अपॉन 2πm, यही होती है ना? से यस और नो? तो देखो कौन सा ऑप्शन सही है। यस, ए ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है ना?
आ गया समझ में? ज्यादा समझने की तो जरूरत नहीं है इसमें। वेरी गुड, पीयूष लिख रहा है, आयुष लिख रहा है। किसी को डाउट हो, लक्ष्य भी बिल्कुल सही लिख रहा है। किसी को डाउट्स हो तो पूछ लो बेटा जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। देवांश भी लिख रहा है। अगला क्वेश्चन है 24। इसमें लिखा है इफ अ चार्ज पार्टिकल इज डिस्क्राइबिंग अ सर्कल ऑफ रेडियस r इन अ मैग्नेटिक फील्ड विथ अ टाइम t, देन t square is proportional to r cube, t square is proportional to r, t is proportional to r square and t is proportional to r0। बताइए क्या रहेगा इसका सही आंसर? बहुत कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बताइए। Which answer is correct? लक्ष्य सी, बताइए बताइए बताइए, सभी लोग रिप्लाई करें, सभी लोग रिप्लाई करें जल्दी जल्दी। इसका आंसर आएगा डी, क्योंकि जो यहां पर चार्ज पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन डिस्क्राइब कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो उसकी फ्रीक्वेंसी और जो उसका टाइम पीरियड होता है डज नॉट डिपेंड ऑन radius of the circular path, does not depend on velocity, does not depend on kinetic energy, does not depend on, इसी तरीके से आगे तक, है ना। तो याद रखिएगा ये जो t होता है ये डिपेंड नहीं करता है रेडियस पर, वेलोसिटी पर, काइनेटिक एनर्जी पर, मोमेंटम पर, इन तीनों में से किसी पर भी डिपेंड नहीं करता है। आया समझ में? अगला क्वेश्चन, तो इसका सही आंसर है डी, मैं टिक लगा देता हूं, ये डी ऑप्शन करेक्ट है, इसका सही है। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 25वां क्वेश्चन। ध्यान से देखिए क्या लिखा है। अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब एक पार्टिकल है, उसे प्रोजेक्ट किया है प्लेन परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, एक प्लेन में प्रोजेक्ट किया है और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। द एरिया बाउंडेड बाय द पाथ डिस्क्राइब्ड बाय दस पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी, द मोमेंटम, द काइनेटिक एनर्जी, नन ऑफ दीज। बताइए इसका आंसर क्या होगा? बताइए इसका आंसर क्या होगा? आपको सिंपल चीज बता देता हूं, इसमें रेडियस निकाल लो, क्योंकि जब हम देखो ये एक प्लेन है, इसको अगर हम मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर माने, ये मान लो ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर प्लेन में एक पार्टिकल को इंजेक्ट किया। जब पार्टिकल को इंजेक्ट किया जाएगा तो वो सर्कल बनाएगा। अब हमें क्या निकालना है? इस सर्कल का एरिया कैलकुलेट करना है, एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए रेडियस तो होनी चाहिए ना। रेडियस कितनी रहेगी? तो देखो रेडियस निकालने के लिए आपने फॉर्मूला देखा mv² इज इक्वल टू QVB। देखो मैं कंसेप्ट बता रहा हूं, बार बार कंसेप्ट बता रहा हूं, कंसेप्ट इज की ऑफ द ऑल क्वेश्चंस। कंसेप्ट याद रखिए, रटिए मत। ध्यान से देखिए, यहां से अगर मैं फॉर्मूला बनाता हूं तो v से v कैंसल, mv इज इक्वल टू QB और r, यानी r की वैल्यू आएगी mv/QB, सही है। अब ध्यान से देखिए r इज इक्वल टू मोमेंटम है, इस मोमेंटम को क्या मैं इसको तो मोमेंटम ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं मुझे। अब अगर मैं इसका πr² निकालता हूं, मतलब एरिया कैलकुलेट करता हूं, तो एरिया कितना आएगा? देखिए एरिया आ जाएगा इससे m² v²/q² b² और यहां पर आ जाएगा 2π, सॉरी 2π क्यों आएगा, पाई आएगा, सिंपली पाई। समझ आ रहा है? इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा जल्दी से। इस m को तो बाहर रहने दो, q² b² को भी बाहर रहने दो, पाई को भी बाहर रहने दो। अंदर क्या बचा? mv² के अपॉन में 2 लगा दो, मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो ये पूरा के पूरा क्या बन जाएगा? काइनेटिक एनर्जी। तो m 2πm डिवाइडेड बाई q² b² और ये काइनेटिक एनर्जी। बताइए काइनेटिक एनर्जी पर डिपेंड कर रहा है या नहीं?
इन तीन ऑप्शन में से देखो सही ऑप्शन क्या मिला, काइनेटिक एनर्जी। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, सी। आया समझ में, से यस और नो, रिप्लाई करते चलो बेटा जल्दी जल्दी। अगर किसी को कोई डाउट है तो चैट बॉक्स में डाले जल्दी से। नहीं है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 26, लॉरेंट्ज फोर्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग फॉर्मूला। देखो लॉरेंट्ज फोर्स को हम कैलकुलेट कर सकते हैं किस फॉर्मूला को यूज करके, बताना है आपको। जल्दी से शुरू हो जाइए। पहला क्वेश्चन ये है 26 और ये दूसरा क्वेश्चन है 27। जल्दी बताएं। मोमेंटम पर इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्ट रिलेशन पूछा है। यहां पर लिखा है प्रोपोर्शनल टू, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। अगर आप मोमेंटम पर जाएंगे तो यहां पर रूट आ जाएगा, सॉरी मोमेंटम पर स्क्वायर आ जाएगा, पी स्क्वायर आ जाएगा। सही है, लक्ष्य समझ आ रहा है? एक बार यस नो लिख दो जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन है लॉरेंट्ज फोर्स। बिल्कुल सही, सभी का आंसर आ भी जाना चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, ए ऑप्शन करेक्ट है। Q डॉट E प्लस V क्रॉस B, यही तो होता है लॉरेंट्ज फोर्स। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इज 2i कैप प्लस 3j कैप एंड इट इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिक फील्ड 4k कैप। देखो कितना लिखा है, 4k कैप, है ना। तो यहां पर स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज। अब आप समझ लीजिए इस बात को, ध्यान से देख लीजिए, मैं आपको समझा देता हूं, ध्यान से देखिए। ये एक्स एक्सिस, यहां पर ये वाई एक्सिस और यहां पर ये जेड एक्सिस, ठीक है। आप कंसीडर कीजिए कि ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। एक्स वाई प्लेन में तो 2i कैप प्लस 3j कैप, ये इस तरह की कोई वेलोसिटी है इस प्लेन के अंदर। और जो z एक्सिस की डायरेक्शन है इसमें है 4k कैप, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये वेलोसिटी है 2i कैप प्लस 3j कैप। क्या दोनों के बीच में बनने वाला एंगल 90 डिग्री है? यस, ये बात याद रखिएगा, 90 डिग्री का एंगल है। अब अगर 90 डिग्री का एंगल है तो क्या स्पीड में चेंज आएगा? नहीं, बस ये तो सर्कल घूमने लगेगा, ये सर्कुलर मोशन आ जाएगा। बस यहां पर एक्स वाई प्लेन में सर्कुलर मोशन होगा। सही है। पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन विल चेंज, यस पाथ तो चेंज होगा, क्योंकि देखो इस पाथ में चल रहा था, फोर्स लगा तो फोर्स लगेगा तो घूमेगा, घूमेगा तो इसका मतलब उसका पाथ चेंज होगा। बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो बी ऑप्शन सही है क्योंकि ए ऑप्शन गलत है। स्पीड चेंज नहीं होगी। हां लिखा होता वेलोसिटी तो वेलोसिटी चेंज होती, लेकिन वहां पर लिखा है स्पीड चेंज होगी। स्पीड तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ना, तो वो थोड़ी ना चेंज होगा। बात समझ में आ रही है? इतने पार्ट में अगर कोई कंफ्यूजन है तो पूछो बेटा जल्दी से। आगे यहां तक समझ में? चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 27। इसमें लिखा है अ बीम ऑफ प्रोटॉन्स विथ वेलोसिटी 4 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड enters a uniform magnetic field of 0.3 Tesla at an angle 60 degree to the magnetic field. The radius of helical path taken by the proton beam is। तो कुछ नहीं, देखो सिंपल है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ में यहां पर v वेलोसिटी से एंटर हो रहा है, 60 डिग्री का एंगल है। सबसे पहले इसका परपेंडिकुलर कंपोनेंट निकाल लीजिए, तो वो रहेगा v sin 60। इसका मतलब आंसर आएगा v√3/2। ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, सॉरी ये वेलोसिटी हो गई v परपेंडिकुलर। इस v परपेंडिकुलर के साथ में b का कैलकुलेशन करके आप क्या निकाल सकते, रेडियस कैलकुलेट कर सकते, द रेडियस ऑफ द हेलिकल पाथ। तो रेडियस का फॉर्मूला अभी हम बहुत बार पढ़ चुके, QB/2m।
यही होता है mv² अपॉन r इज इक्वल टू क्यू बी वी, वी से वी कैंसल, आर को इधर ले, नहीं 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 नहीं, नहीं। गलत लिखा है, ये अलग है। क्या लिखेंगे? आंसर आएगा R इज इक्वल टू एम वी डिवाइडेड बाई क्यू बी। ठीक है भाई, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो देखो v वेलोसिटी ये रही 4 मल्टीप्लाई 10 पावर 5, और यहां पर m कितना है? मास ऑफ प्रोटॉन। ठीक है ना, मास ऑफ प्रोटॉन यहां पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। चार्ज कितना है? चार्ज है 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर। अब इसको सबको सॉल्व करके देख लीजिए आंसर क्या आता है। मास कितना लिखेंगे? मास ऑफ प्रोटॉन होता है 6.67 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, ये इसका मास हो गया। चार्ज कितना हो जाएगा? 1.6 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस 19 कूलम। इन सभी वैल्यूज को और b की जगह पर 0.3 डालेंगे और v की जगह v परपेंडिकुलर लिखेंगे, सॉल्व करेंगे, आंसर निकालेंगे। अब यह आपका काम है, जल्दी से सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आया। जल्दी बताएं, कैलकुलेशन कर लीजिए जल्दी से। मैं सिर्फ 20 सेकंड का टाइम दूंगा, 20 सेकंड के बाद क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। मैंने मान लो यहां पर एक मैग्नेट रखा, ठीक है, ये मैग्नेट का नॉर्थ पोल, ये मैग्नेट का साउथ पोल। चार्ज है रेस्ट में, क्या इस पर फोर्स लगेगा? मैग्नेटिक फोर्स 0। इसका मतलब मैग्नेटिक फोर्स तो लगना ही नहीं है उस पर। ठीक है, अब दूसरा ऑप्शन देखते हैं। यहां पर मैंने लगा दी पॉजिटिव चार्ज प्लेट, यहां पर लगा दी मैंने नेगेटिव चार्ज प्लेट, और इसमें रख दिया एक चार्ज जो रेस्ट में है। क्या इस पर लगने वाला फोर्स 0 होगा? नहीं, इलेक्ट्रिक फोर्स 0 नहीं होगा। इसका मतलब अगर दोनों को मिलाकर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स दोनों मिलाकर 0 हो रहा है तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी 0, तब जाकर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? 0 होगा। समझ आया? से यस और नो? इतने पार्ट में कोई कंफ्यूजन नहीं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। इसमें लिखा है 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ, बताए जल्दी से। आ रहा है समझ में? बताइए क्या होगा। 2 पैरेलल वायर्स कैरिंग करेंट्स इन द सेम डायरेक्शन अट्रैक्ट ईच अदर बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम, म्यूचुअल इंडक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स। डी ऑप्शन इज करेक्ट, वेरी गुड। देखिए इसे, डी ऑप्शन करेक्ट है। अरे ये इस क्वेश्चन में मुझसे गलती हो गई है कि इसमें जो है ना चार्ज जो होता है ड्यूटेरॉन पर वो 1e होता है, गलत लिखा है मैंने, और जो मास होता है वो डबल होता है।
मास तो सही लिया है, डबल है, चार्ज सिंगल होता है। तो इसको सुधार लेते हैं एक बार, इसको मैं यहाँ पर सुधार रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए। ई स्क्वायर बी स्क्वायर आर डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 2mp, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर 2mp ही रहने दो, और यहाँ पर आर डी स्क्वायर अपॉन 4 आ जाएगा। तो ये 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो मतलब 2 इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो आर डी इज इक्वल टू √2 RP होगा। मतलब ऑप्शन ए जो है ना वो सही होगा। समझ आया? √2 RP इज इक्वल टू RD, ये सही है, ए ऑप्शन सही है। मुझसे मिस्टेक हुई है, सॉरी। आया समझ में? चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन देम। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 31। इसमें लिखा है, ये शायद 32 होना चाहिए, पता नहीं, देख लीजिए। 2 पैरेलल कंडक्टर्स A and B इक्वल लेंथ कैरी currents I and 10I respectively is the same direction, then A and B will repel each other with the same force. A and B will attract each other with the same force. A will attract B but B will repel A. बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो सबसे पहली बात ये तय करो कि अगर दो वायर है आपके पास में, पैरेलल है, एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है, और दोनों पैरेलल है। अगर ये दोनों वायर पैरेलल है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा? सबसे पहले तो ये तय कर लो, बताइए क्या रहेगा इनके बीच में, अट्रैक्शन या रिपल्शन? बताइए जल्दी से, जितने भी लोग जुड़ चुके हैं। अट्रैक्शन या रिपल्शन? अट्रैक्ट करेंगे। अब क्या दोनों का फोर्स सेम, सॉरी दोनों की लेंथ सेम है? यस, जब दोनों की लेंथ सेम है तो याद रखिए इस पर लगने वाला जो मैग्नेटिक फोर्स रहेगा वो भी सेम रहेगा। आप गलत है, यहां पर F12 निकालेंगे तो कितना निकलेगा, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd, और साथ में लिखेंगे L1, सही है। और F21 के कितना निकलेगा, μ0 I1 I2 डिवाइडेड बाई 2πd, और कितना लिखेंगे L2। अब L1 और L2 तो दोनों सेम है ना, तो दोनों पर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स तो सेम रहेगा। जब मैग्नेटिक फोर्स सेम रहेगा तो दोनों का अट्रैक्शन सेम फोर्स से होगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट, डी इज रॉन्ग आंसर। डी गलत है, बी सही है। समझ आया? सही यस और नो? बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 33। चलिए अगला क्वेश्चन है, 2 thin long parallel wires separated by a distance d carry a current I ampere in the same direction. They will attract each other, repel each other, attract each other, और जो भी कुछ लिखा है जल्दी बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। 2 thin वायर है, separated by a distance d, carry current I ampere in the same direction, then they will, जो भी ऑप्शन सही लगता है आपको बताइए इसमें से। अपॉन में डी स्क्वायर तो आएगा नहीं, डी ही आएगा, और सेम डायरेक्शन में है तो अट्रैक्ट होगा। तो देख लीजिए ऐसा ऑप्शन जिसमें अट्रैक्शन है और अपॉन में सिर्फ डी है, डी की पावर 1 है, इसका मतलब सी ऑप्शन करेक्ट है। सही है, सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड, लक्ष्य ने बिल्कुल सही लिखा है, आयुष पटेल सही लिख रहा है, सी, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन हमारे पास में 34, क्वेश्चन नंबर 34। 2 long conductors separated by a distance d carry current I1 and I2 in the same direction. They exert a force capital F on each other. दोनों पर लगने वाला फोर्स कैपिटल F है। Now the current in one
of them is increased to 2 times and its direction is reversed. The distance is also increased to 3d. The new value of force between them is. बताइए क्या होगा जल्दी से, बिल्कुल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, कुछ नहीं है इसमें. 2 वायर है आपके पास में, एक में करंट I1 है, दूसरे में करंट I2 है. दोनों की डायरेक्शन सेम है. दे एक्सर्ट अ फोर्स ऑन ईच अदर. अब इस पर लगने वाला फोर्स कितना रहेगा, कोई भी एक फोर्स निकाल लो. तो म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, और पर यूनिट लेंथ निकाल लेते हैं, है ना. नाउ करेंट इन पर यूनिट लेंथ ही निकाल लेते हैं तो ज्यादा आसानी रहेगी कैलकुलेशन में. ठीक है, तो 2 म्यू नॉट I1 I2 डिवाइडेड बाई 2 पाई डी, ये तो हमारा पहला आंसर आया. अब क्या किया है, नाउ द करेंट इन द वन ऑफ देम इज इंक्रीज्ड टू 2 टाइम्स. अब दोनों में जो करेंट था उसमें से किसी एक में करंट हमने 2 टाइम्स कर दिया. तो अगला क्यों जो बनेगा एफ डैश, उसमें म्यू नॉट 2I1 और I2 एज इट इज डिवाइडेड बाई 2 पाई, और d को कितना कर दिया, 3 टाइम्स कर दिया, तो 3d कर दिया. सही है. अब देखो यहां पर जो आंसर बनेगा वो 2/3 टाइम्स ऑफ f बनेगा. ये तो आ गई बात समझ में. अब करंट की डायरेक्शन को भी रिवर्स किया है. जब करंट की डायरेक्शन को रिवर्स किया है तो पहले, अगर ध्यान से सुन लो, सी ऑप्शन करेक्ट नहीं है, बिल्कुल ध्यान से समझो इसे. अगर पहले अट्रैक्टिव फोर्स था तो अब रिपल्सिव फोर्स होगा. से यस और नो. अगर पहले अट्रैक्टिव फोर्स था तो अब रिपल्सिव फोर्स होगा. अगर रिपल्सिव फोर्स होगा तो हम नेचर को चेंज होता हुआ बताएंगे फोर्स के. तो फोर्स का नेचर यहां पर क्या आ जाएगा, -2/3f. समझ आया. तो डी ऑप्शन इज करेक्ट. समझ आया. से यस और नो. डी ऑप्शन इज करेक्ट. चलिए अगला क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35. अ मेटेलिक लूप is placed in a uniform magnetic field. If a current is passed through it, then the ring will feel a force of attraction, the ring will feel a force of repulsion, it will move to and fro about its center of gravity. आगे लिखा है none of the above. बताइए क्या होगा. एक मेटेलिक लूप है, कैसा भी लूप कंसीडर कर लो, मान लो ये सर्कुलर लूप है. इस सर्कुलर लूप को हमने क्या किया, इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया भाई. इस मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये लूप अट्रैक्ट होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस पर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, फोर्स ऑफ रिपल्शन लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, या इट विल मूव टू एंड फ्रो, ये आगे आएगी पीछे जाएगी, आगे आएगी पीछे जाएगी, ऐसा होगा, या नन ऑफ द अबव. बताइए क्या होगा. पीयूष लिख रहा है बी ऑप्शन इज करेक्ट. द रिंग विल फील द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. इसको जरा कंपेयर करो उस पार्ट से जो हमने पढ़ा था कि अगर मान लो एक कॉइल है आपके पास में, उस कॉइल को मैं फ्रीली सस्पेंड कर दूं एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इस पर लगने वाला नेट फोर्स कितना होता है, 0. इस पूरे पर नेट फोर्स कितना हो जाता है, 0. विच फोर्स, ट्रांसलेटरी फोर्स. मैंने आपको पढ़ा चुका हूं, ये ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है. जब ट्रांसलेटरी फोर्स 0 होता है तो इस पर लगेगा टॉर्क. जब टॉर्क लगेगा तो ये होगी रोटेट. जब ये रोटेट होगी तो रोटेट होने को टू एंड फ्रो मोशन नहीं कह सकते. इसका मतलब डी ऑप्शन इज करेक्ट, नन ऑफ द अबव. आया समझ में. इस पर टॉर्क लगेगा और ये ऑसिलेट होगी, है ना, रोटेट करेगी, रोटेट करना शुरू कर देगी. यही तो है प्रिंसिपल ऑफ मोटर, प्रिंसिपल ऑफ आपका गैल्वेनोमीटर. तो गैल्वेनोमीटर में हमने यही तो देखा था कि एक सस्पेंडेड कॉइल थी, उसमें करंट पास किया था, मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, कॉइल ने डांस करना मतलब रोटेट करना शुरू कर दिया था. तो ये वही तो कंडीशन है. इसका मतलब ए ऑप्शन गलत है, बी ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत है, डी ऑप्शन इज करेक्ट. आया समझ में यहां तक. नेक्स्ट क्वेश्चन देखें. चलिए आगे. अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36. इसमें लिखा है अ करेंट कैरिंग लूप
is placed in a uniform magnetic field, the torque acting on it does not depend on, किस पर डिपेंड नहीं करता है? शेप ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप, नंबर ऑफ टर्न्स इन द लूप, स्ट्रेंथ ऑफ द कंडक्टर। बताइए इसमें से किस पर डिपेंड नहीं करता है? अब आप देखिए कि टॉर्क का फॉर्मूला क्या था? NIAB sin थीटा। तो देखिए n पर डिपेंड करता है, नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करता है, तो ये तो गलत आंसर हो जाएगा। स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड या स्ट्रेंथ ऑफ करंट, यस, इस पर भी डिपेंड करता है। एरिया ऑफ द लूप, एरिया ऑफ द लूप पर भी डिपेंड करता है, मतलब बी ऑप्शन भी करेक्ट है, गलत है, तो ए ऑप्शन सही है। जिस पर डिपेंड नहीं करता है वो है शेप ऑफ द लूप। लूप के शेप पर डिपेंड नहीं करता है, चाहे आप रेक्टेंगुलर लूप लीजिए, चाहे आप ट्रायंगुलर लूप लीजिए, सर्कुलर लूप लीजिए, कैसा भी लूप लीजिए, टॉर्क लगेगा मतलब लगेगा। ठीक है, आया समझ में? वो टॉर्क किस पर डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ टर्न्स पर डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा, एरिया पर डिपेंड करेगा, बी पर डिपेंड करेगा, उसके ओरिएंटेशन मतलब थीटा पर डिपेंड करेगा। इतना आया समझ में? अगला देखें, से यस और नो। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 37। तो 37वां क्वेश्चन ये कहता है, अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, 20 नंबर ऑफ टर्न्स है उसमें, एंड रेडियस 10 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 0.10 टेस्ला, नॉर्मल टू द प्लेन, है ना? प्लेन में नॉर्मल रखी हुई है, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स 20 है, 10 सेंटीमीटर उसकी रेडियस है। इफ द करेंट इज इन द कॉइल इज 5 एम्पियर, देन द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल विल बी। अब आपको यह बताना है कि उसके अंदर कितना टॉर्क होगा। तो टॉव इज इक्वल टू क्या होता है? NIAB। आज साइन थीटा को इग्नोर कर दीजिए। क्यों कर दीजिए? क्योंकि यहां पर नहीं लिखा है भाई। थीटा को हम कंसीडर करते हैं कि मैक्सिमम टॉर्क की बात कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू 90 डिग्री लिखा है इसमें। अ सर्कुलर कॉइल ऑफ 20 टर्न्स, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, अच्छा नॉर्मल टू द प्लेन, ये भी लिखा ही है ना। चलो 90 डिग्री का भी काम हो गया अपना, ये लिखा नॉर्मल टू द प्लेन। ठीक है, अब यहां से टॉव की वैल्यू निकालते हैं, तो टॉव इज इक्वल टू n की जगह पर लिखेंगे 20, i की जगह पर लिखेंगे 0. नहीं, i की जगह लिखेंगे 5 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, यहां पर 10 सेंटीमीटर रेडियस है, रेडियस 10 सेंटीमीटर, इसका मतलब पाई मल्टीप्लाई r की जगह पर 10 सेंटीमीटर लिखना है तो 0.1 लिख देंगे तो 0.01 आ जाएगा। ठीक है, और मल्टीप्लाई में b की जगह पर लिखेंगे 20, b की जगह 0.10। अब इन सबको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा 5 2 10 पावर 2 हो जाएगी, और मल्टीप्लाई यहां पर 10 पावर -3, और ये पाई आ गया, पाई की वैल्यू 3.14 होती है, और मल्टीप्लाई में 10 पावर -1 आ गया, यानी 0.314 न्यूटन मीटर। दिस इज द करेक्ट आंसर, दैट इज सी ऑप्शन इज करेक्ट। गॉट इट? आया समझ में? आई थिंक इतने पार्ट में आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। देखो, फिजिक्स में पास होने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप देखो, सभी तो न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, आपको मेनली डाउट्स कहां पर आते हैं? रोनी, जो भी आप हैं, आप पहले ये बताइए कि आपके ज्यादातर डाउट्स कहां पर आते हैं। चलिए थोड़ी सी चर्चा करते हैं कि पेपर में किस तरह से हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना चाहिए और किन चीजों का ध्यान हमें ज्यादा जरूरत पड़ेगी। बताइए, सबसे पहले मैं आपकी काउंसलिंग इसी से करूंगा कि आपको क्या क्या आता है। मैं नहीं बताऊंगा कि क्या होना चाहिए, आप बताएं। सर न्यूमेरिकल में, न्यूमेरिकल बच्चा नहीं आता अपने को, कोई बात नहीं, छोड़ दो उससे न्यूमेरिकल्स। अगर मैं पूरे 55 क्वेश्चंस में अंदाजा लगाऊं कि कितने न्यूमेरिकल्स आएंगे, तो बहुत हो गए 15 न्यूमेरिकल्स। अरे मान लो 15 न्यूमेरिकल्स बहुत होते, 15 न्यूमेरिकल्स आ गए। अब अगर 15 न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं और हम 15 के 15 छोड़ देते हैं, तो बाकी के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो क्या है? बाकी के जो 40 क्वेश्चंस हैं वो क्या है? वो एक्चुअल में या तो रीजनिंग क्वेश्चंस है ना, या तो वो रीजनिंग क्वेश्चंस रहेंगे, या वो ग्राफिकल क्वेश्चंस रहेंगे,
या फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे। इन तीन में से कोई एक होगा। इसका मतलब ये थ्योरेटिकल है, थ्योरेटिकल है ना। तो आप जितने ज्यादा कंसेप्ट को पढ़ेंगे उतना ज्यादा सीखेंगे। और अब अगर आप चाहते हैं कि कंसेप्ट आपके जिस चैप्टर के नहीं हो पाए, जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट आज शाम की क्लास में पढ़ाने वाला हूं, दोपहर की क्लास में, आपको जो ये यहां पर लिंक दिखाई दे रहा है ना, इस तरह से स्क्रॉल करती हुई पट्टी दिखाई दे रही है, पॉजिट्रॉन साइंस क्लासेस फॉर फ्री वीडियोस, मैं उसमें लाइव क्लास लेने वाला हूं। तो 3 से 5 की क्लास आप अटेंड कीजिए। मैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के सारे कंसेप्ट समझाने वाला हूं। कंसेप्ट पूरे आपके वहां पर क्लियर हो जाएंगे। और कल सुबह जो है मैं फिर से आपको क्लास में मिलूंगा 10 बजे से। तो इस तरह से हम मिलजुल कर काम कर सकते हैं। और पक्के हो जाओ कि आपके इनमें पार्ट, इस पार्ट में मार्क्स नहीं कटने चाहिए, बस इतना डैम श्योर कर लो। तो आपका मैं गारंटी लेता हूं कि आपका परसेंटेज बहुत अच्छा बनने वाला है। इतना जरूर करना है कि हमें इनमें से मार्क्स नहीं कटाने। अगर हमारा प्रॉब्लम न्यूमेरिकल्स है तो न्यूमेरिकल्स को इग्नोर कर दो। आया समझ में बेटा? रोनी, मैं आपके लिए ही यहां पर रुककर समझा रहा हूं, समझ आया? इतने पार्ट को फोकस करो। कंसेप्ट कंसेप्ट कंसेप्ट, जितना ज्यादा कंसेप्ट पढ़ सकते हो पढ़ो। सभी चैप्टर्स का कंसेप्ट करना है। देखो सभी चैप्टर्स का कंसेप्ट अगर आपको अब अगर पढ़ने बैठोगे तो नहीं होगा। ज्यादा अच्छा है कि मोस्ट एमपी कंसेप्ट जो ऐसा लगता है कि नहीं बिल्कुल ये कंसेप्ट मोस्ट एमपी है, उसे पढ़ो। अब वो मोस्ट एमपी कंसेप्ट आज जैसे मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बता ही रहा हूं ना, कि ये जो लिंक दिखाई दे रहा है आपको, ये जो पट्टी पर दिखाई दे रहा है, मैं यहां पर मैं क्लास लूंगा ही। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कंसेप्ट मैं यहां पर एक्सप्लेन करूंगा। कल भी मैंने जो क्लास ली थी वो भी फ्री वीडियो लेक्चर पढ़ा हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं कि ये जो चैप्टर चल रहा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका भी पूरा वीडियो लेक्चर बना हुआ तैयार है। आप मेरे ही चैनल पर जाकर जो डिटेल वाले एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो लेक्चर है वो भी देख सकते हैं। और नहीं, इन सबको भी नहीं करना है तो मैं बेस्ट एक चीज बताता हूं, आप एनसीईआरटी बुक उठाकर बैठ जाइए और एनसीईआरटी बुक के कंसेप्ट को फोड़ दीजिए, बिल्कुल आएगा आपको 100%। एनसीईआरटी अगर आपने अच्छे से कर ली तो आपके परसेंटेज बढ़ेंगे, घटेंगे नहीं। ठीक है, चलिए वापस से हम क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन लिखा है यहां पर 38 नंबर का क्वेश्चन है। 2 गैल्वेनोमीटर्स, सभी लोग लाइक कर दीजिए बेटा वीडियो लेक्चर को, और सभी दोस्तों में शेयर जरूर करा करो बेटा। 2 गैल्वेनोमीटर्स A and B require 3 milliampere and 5 milliampere respectively to produce the same deflection I naught division. Then A is more sensitive than B, B is more sensitive than A and B are equally sensitive. Sensitiveness of B is 5/3 times of that of A. बताइए इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? सेंसिटिविटी का मतलब समझते हो? सेंसिटिविटी का मतलब होता है phi/I, जो हमने निकाला था NAB/K। इस पार्ट को इग्नोर करो, इस पार्ट को सोचो। phi/I, देखो डिफ्लेक्शन दोनों में सेम है, दोनों में डिफ्लेक्शन सेम है, लेकिन जब हम यहां पर 3 मिली एम्पियर डालेंगे तो ये 3 डाला, और यहां पर डालेंगे हम 5 मिली एम्पियर, तो बताओ ये छोटा रहेगा या ये बड़ा? कौन सा छोटा कौन सा बड़ा? तो ये रहेगा, ये मामला रहेगा। तो इसका मतलब बी की जो सेंसिटिविटी है, अच्छा मैं यहां पर ये ग्रेटर हो गया, सही है, ये ग्रेटर हो गया, लेकिन हमें, अरे यार मैं क्या बोल रहा हूं, जिसका करंट कम रहेगा, कम करंट पर ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा है, इसका मतलब ये ज्यादा सेंसिटिव है। तो A इज मोर सेंसिटिव देन B, ये तो बात तय है ना? A इज मोर सेंसिटिव देन B, A जो है वो B से अधिक सेंसिटिव है, सही है? नहीं, A ज्यादा सेंसिटिव रहेगा, क्योंकि A में देखो ना,
ए में 3 मिली एम्पियर के करंट पर इतना डिफ्लेक्शन आ गया, जबकि इसमें 5 मिली एम्पियर पर सेम डिफ्लेक्शन आया। मतलब कम करंट पास करने पर ज्यादा डिफ्लेक्शन आना, दिस इज कॉल्ड सेंसिटिविटी। इसको कहा जाएगा मोर सेंसिटिव। आया समझ में? अगला क्वेश्चन यहां से बायो सेवर्ट्स लॉ पर डिपेंड कर रहे क्वेश्चंस। अब मैं ये सब कुछ आपको जो है ना, ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मैं दे रहा हूं, मत अभी पीडीएफ के फॉर्म में आप तक पहुंच जाएंगे, इसी वीडियो लेक्चर के लिंक में चले जाएंगे। आप इनकी प्रैक्टिस और कीजिएगा। आज की क्लास में यहीं पर एंड कर रहा हूं, ठीक है? अब अपने जो भी डाउट्स है चैट बॉक्स में जरूर डालिए, मैं उसका रिप्लाई, या तो अगर ऐसे डाउट्स हैं कि जिसको हम चैट में समझ सकते हैं तो मैं चैट बॉक्स में ही आपको रिप्लाई दूंगा, और अगर आप चैट बॉक्स में नहीं समझ पाए, आपके सारे डाउट्स इकट्ठे हो गए, तो कल की क्लास में हम उन्हीं सभी डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं बेटा कल, और शाम की क्लास में जरूर आइए। शाम की क्लास में मैं आपका इंतजार करूंगा भाई। 3 से 5 की क्लास रहेगी, उसमें हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने वाले। कल हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स नहीं पढ़ा था, क्योंकि जितने भी बच्चे जुड़े थे उन बच्चों ने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेटिज्म के बारे में चर्चा करने को कहा था, हमने उसी पर चर्चा की थी, ठीक है? तो चलिए कल मिलते हैं, शाम की क्लास में मिलेंगे, है ना बेटा? देवांश, पीयूष और कौन है, रोनी, जो भी लोग हैं, लक्ष्य, शाम की क्लास में मिलते हैं। वेलकम बेटा।